सीड टेक्नोलॉजी। अपना कुछ सीड टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सीड टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी के फादर कौन है? बद्रीनारायण बारवाले। ठीक है, फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी बद्रीनारायण बारवाले। फिर सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में है। नेशनल सीड एक्ट इनेक्टेड एंड पास्ड इन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। पास्ड इन 1966। नेशनल सीड एक्ट कब इनेक्ट हुआ था या फिर पास कब हुआ था? फिर क्या बोल रहा है वो? नेशनल सीड एक्ट कैम इनटू फोर्स और एक्टिव, फोर्स में कब आया था या फिर एक्टिव कब हुआ था? तो 1969 में। ये 2 अक्टूबर, इतना तो कोई नहीं पूछता है या फिर इतना याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ईयर बस पूछा जाता है। अब नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1963। अब याद कैसे करेंगे? पहले कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ 1963 में, फिर सीड एक्ट इनेक्ट होगा, मतलब पास होगा या फिर इनेक्ट होगा, कब होगा? 1966 में हुआ। अब एक्टिव कब होगा? 1969 में। तो ऐसे करके याद रखेंगे तो याद इजीली रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये राजस्थान का है तो मतलब ऑल इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। मोनोकॉट सीड पढ़ देती हूँ फिर भी। राजस्थान सीड स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1978। ओके, मोनोकॉट सीड क्या होते हैं? सीड विच हैव एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म एंड 1 कॉटिलेडन। सीड्स जिसमें एक एम्ब्रियो होता है, इंडोस्पर्म होता है और 1 कॉटिलेडन होता है। इंडोस्पर्म का काम क्या होता है? प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना होता है इंडोस्पर्म को। ठीक है, मोनोकॉट के एग्जांपल सीरियल और ग्रासेस। बचपन में अपन में मोनोकॉट और डाइकॉट के बहुत वो डिफरेंस पड़े हैं कि ये मोनोकॉट इसमें पैरेलल वेनेशन होते हैं, लीव्स ग्रासेस इसके मेन एग्जांपल होते हैं। डाइकॉट इसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं, इसमें 1 कॉटिलेडन होता है। फिर सीड विच हैव, फिर डाइकॉट सीड क्या है? सीड विच हैव एम्ब्रियो एंड 2 कॉटिलेडन पल्सेस। इसका ये पैरेलल वेनेशन होता है और ये रेटिकुलेटेड वेनेशन होता है, लीव्स का अरेंजमेंट जो होता है। ठीक है, वो सारा है इसमें। बेस्ड ऑन लाइट सीड आर क्लासिफाइड। लाइट के बेस पे सीड को अपन ने किस में क्लासीफाई किया है? बेस्ड ऑन लाइट सीड्स आर क्लासिफाइड इन पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड और नॉन फोटोब्लास्टिक सीड। अब पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड क्या है? सीड विच रिक्वायर लाइट एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के टाइम पे अगर सीड को लाइट रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लेट्यूस और टोबैको में होता है, ये पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड कहलाएंगे। अब नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड सिंपली वही हो जाएगा कि जो लाइट के एब्सेंट में जर्मिनेट होते हैं, जैसे कि अनियन हो गया, लिली है, एमेरेंथ है, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक हो गए। नॉन फोटोब्लास्टिक सीड, सीड विच कैन जर्मिनेट इन लाइट एंड डार्क बोथ, जैसे कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप सीड्स आर नॉन फोटोब्लास्टिक सीड। रेड रीजन ऑफ लाइट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन जर्मिनेशन। ये मतलब इस सब में सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है इतने में तो ये है ये वाला कि रेड लाइट जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, वैसे तो ये एग्जाम्पल्स अपने को याद रखना चाहिए, पूछे जा सकते हैं लेकिन उतने नहीं पूछे जाते हैं, तो क्योंकि इसमें वो ब्रीडर सीड और सीड के मतलब टैग जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए ये सब जो है कम पूछा जाता है। ओके, अब अपन बात करते हैं डोमेंसी ऑफ सीड की। इन्नेट डोमेंसी होती है, इन्फोर्स्ड होती है, इंड्यूस्ड होती है। अब इन्नेट क्या है? इन्नेट प्राइमरी डोमेंसी होती है, इन्फोर्स तो नेचुरल, हाँ, इन्फोर्स्ड और इंड्यूस्ड। इन्नेट प्राइमरी, इंड्यूस्ड सेकेंडरी। अब इन्नेट डोमेंसी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द सीड कोड। जेनेटिक फैक्टर या फिर केमिकल जो कि सीड कोड में प्रेजेंट है उसकी वजह से अगर डोमेंसी हो रही है तो वो इन्नेट डोमेंसी कहलाएगी। इन्फोर्स्ड डोमेंसी ड्यू टू डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड, ये क्या होती है? इन्फोर्स्ड डोमेंसी होती है। और मतलब इस ये जो डोमेंसी ऑफ सीड वाला पॉइंट है ना, ये इसका एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है
कि जेनेटिक फैक्टर और केमिकल प्रेजेंट है उसकी वजह से कौन सी है, इमनेट है। इमनेट को क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्फोर्स्ड क्या है, ड्यू टू डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड, सीड के डीपर प्लेसमेंट की वजह से अगर हो रही है तो इन्फोर्स्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड और सेकेंडरी और ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड वाटर लॉगिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इसकी इंड्यूस्ड है। अब ये बोलना चाह रहा है कि wild oat Avena fechua has all three kind of dormancy discovered by Thurstone 1959। वाइल्ड ओट में तीनों टाइप की डोमेंसी डिस्कवर की गई है। डिस्कवरर अपना कौन है, थर्स्टोन है। कब किया था, 1959 में। अब इनेट डोमेंसी, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि डोमेंसी इज़ ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर और फिजिकल हिंड्रेंस, तीन आते हैं। और अपने को नीचे दिया होता है ऑल ऑफ दीज, तो अपने को ऑल ऑफ दीज आंसर लगाना है। ओके, अब सीड डोमेंसी अपन रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, स्कैरिफिकेशन की वजह से। अब एक मिनट, अपन ने यहाँ पॉइंट के लिखा है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज़, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये ठीक है, वो प्लांट वेराइटीज़ का हो गया। अब अपन देखते हैं मेथड ऑफ रिमूव सीड डोमेंसी। सीड डोमेंसी को अपन कैसे रिड्यूस कर सकते। सीड डोमेंसी को अपन स्कैरिफिकेशन अपन पढ़ रहे थे। इट इन्वॉल्व्स वीकनेस, ओपनिंग एंड अल्टरिंग ऑफ सीड कोट टू इनकरेज जर्मिनेशन थ्रू मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल ट्रीटमेंट। क्या हो रहा है कि अपन वीक सीड कोट को, है ना, कोट ऑफ सीड को वीक कर रहे हैं, ओपनिंग और अल्टरिंग, ओपन कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, मैकेनिकल, केमिकल या फिर थर्मल ट्रीटमेंट की वजह से। अब थर्मल ट्रीटमेंट क्या हो गया, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ट्रीट द सीड विथ 75 to 100 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर। टेम्परेचर याद रखना है कि 75 से 100 डिग्री सेल्सियस अपने को अपन यूज़ करते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट में। ऐसे ट्रीटमेंट, ये केमिकल ट्रीटमेंट का एग्जांपल हो गया। क्या कर रहे हैं अपन, सीड को ट्रीट कर रहे हैं H2SO4 से 20 मिनट के लिए। ये कॉटन का है कि कॉटन और H2SO4 का रेशियो इसमें 10:1 होगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि कॉटन को अपन किससे ट्रीट करते हैं, H2SO4 को 4 से करते हैं। कितने मिनट के लिए करते हैं, 20 मिनट के लिए। और कॉटन और H2SO4 का रेशियो क्या होता है, 10:1। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बाय हार्मोनल ट्रीटमेंट, ये भी केमिकल में ही आ जाएगा ना। ये हार्मोनल ट्रीटमेंट, सीड ट्रीट सीड विथ GA और साइटोकाइनिन। ये डोमेंसी ब्रेकर हार्मोन कहलाते हैं ना, जिबरलिक एसिड और साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इससे भी अपन ट्रीट कर सकते हैं। और पोटैटो के लिए GA यूज़ करते हैं, थायोयूरिया यूज़ कर सकते हैं, और KNO3 1 to 3% यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है कि KNO3 कितने परसेंट में यूज़ किया जाता है, तो 1 to 3% यूज़ किया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेंसी ब्रेकर कौन है, उसका एग्जाम्पल है KNO3। ठीक है, अब स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्री ट्रीटिंग सीड एट लो टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 hours to stimulate natural condition that a seed must endure before germination। ये क्या हो रहा है कि अपन लो टेम्परेचर पे ट्रीट कर रहे हैं सीड्स को, ताकि नेचुरल कंडीशन जो है सीड की वो आ सके जर्मिनेशन के पहले। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये भी याद रखना है कि स्ट्रैटिफिकेशन इज़ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, और स्कैरिफिकेशन में अपन सीड कोट को वीक कर रहे थे, और इसमें के अपने पास बहुत सारे टाइप्स थे। अब प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग सेट, इसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ये इम्पॉर्टेंट है। अब सीड की वाइबिलिटी के लिए अपन टेस्ट कौन सा करते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। अब टेट्राजोलियम टेस्ट क्या है, ट्रीटिंग द सीड विद द सॉल्यूशन ऑफ 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड और ब्रोमाइड। देखो एग्जाम्पल में क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों भी दिया जाता है कभी कभी, और अपने को मेन अपना जो है वो अपन क्लोराइड से करते हैं। इसलिए अगर बोले कि कौन सा अपन यूज़ करते हैं टेट्राजोलियम टेस्ट में केमिकल, तो वो आंसर आएगा क्लोराइड। कौन सा, 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। Seeds which are viable takes red or pink color due to टोफोरमाजन प्रोडक्शन। ये केमिकल का नाम भी इम्पॉर्टेंट है।
अब ये बोल रहा है कि ग्रो आउट टेस्ट जो है वो किस लिए किया जाता है, तो ग्रो आउट टेस्ट जो है वो जेनेटिक प्योरिटी के लिए किया जाता है। अब सीड वाइबिलिटी के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है, और ये केमिकल का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। सीड का कलर जो है रेड या पिंक हो जाता है, और टोफोरमाजिन बनता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रो आउट टेस्ट किस लिए किए कर रहे हैं, जेनेटिक प्योरिटी के लिए कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म होती है।